नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी फ्रेंड शीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन मित्रों की लैंग्वेज संस्कृत है, तो फ्रेंड्स आपको पता है कि 1-2 नंबर से परीक्षा रह जाती है, तो संस्कृत आपकी 30 नंबर की आती है। आप 30 में से 25 नंबर कैसे लेकर के आएंगे, तो ये सारी वीडियो को अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग आसानी से 25 नंबर लेके आ सकते हैं। तो जिन मित्रों को संस्कृत से डर लगता है वो मित्र इन क्लासों को अवश्य देखें और फ्रेंड्स आप संस्कृत में अच्छा स्कोर करें। तो इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से आप लोग देख लेना, क्योंकि आप पेपर को समझना है आपको कि पेपर आता कैसे है। तो फ्रेंड जैसे आपको पता है ये थ्योरी कराई जा रही है आपकी, और देन इसके बाद में आपके क्वेश्चन किस तरीके के संस्कृत में आते हैं वो आप समझेंगे। इससे पहले गद्यांश और पद्यांश मैंने करा दिए हैं, लेकिन इससे आगे भी आपको गद्यांश और पद्यांश देखने को मिलेंगे। प्रश्न कैसे आते हैं, किस तरीके से आपको परीक्षा हॉल में प्रश्नों को हल करना है, ये सारी जानकारी आप लोग इस चैनल के माध्यम से देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे बहुभाषिता। बहुभाषिता से आप समझ रहे होंगे बहुभाषिता का मतलब होता है जहाँ पर एक से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाए। ठीक है, जहाँ पर एक से अधिक यानी कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित यानी कि सभी तरीके की जो भाषाएं सीखी जाती हैं वो बहुभाषिकता के नाम से जानी जाती हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। भाषा अधिगमे एक महत्वपूर्ण संसाधनम अस्ति, यानी कि भाषा सीखना एक महत्वपूर्ण संसाधन का काम करता है बहुभाषिता के अंतर्गत। तो जहाँ भी आपको संसाधन जैसी चीज़ें आ जाए तो वो आपका आंसर बिल्कुल सही जाएगा। तो भाषा अधिगम एक महत्वपूर्ण संसाधनम अस्ति। अगर बिल्कुल भी संस्कृत नहीं आती है तो बस आप इन शब्दों को पकड़ लेना, इनके माध्यम से ही आप आंसर हल कर सकते हो। बहुभाषिकता से संज्ञानात्मक विकास भवती होता है, यानी कि बहुभाषिकता जो होती है इससे बच्चे के अंदर संज्ञानात्मक विकास होता है, क्योंकि हिंदी, अंग्रेजी, नई नई भाषाओं को जब हम सीखते हैं तो कहीं ना कहीं हमें ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। उत्कृष्ट लेखनम, ये वो चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा में आती ही आती हैं। एक बार आप लोग PYQs हल करेंगे तो आप ये सब कुछ समझ में आ जाएगा। उत्कृष्ट लेखन क्या होता है कि व्याकरण के सुधार से उत्कृष्ट लेखन किया जाता है। जो व्याकरण में जो त्रुटियां होती हैं उसे हम लिखेंगे बार बार पर, तो वहाँ पर हमारा उत्कृष्ट लेखन किया जाएगा, अच्छा लेखन किया जाएगा। व्याकरण के सुधार से उत्कृष्ट लेखन में शुद्धता आ जाती है। ठीक है, जो व्याकरण में हम सुधार करना चाहते हैं उससे उत्कृष्ट लेखन में क्या आती है, शुद्धता आती है। अब जानेंगे भाषा का विकास। तो भाषा का विकास कैसे होता है। अभिव्यक्ति, अब देखो अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है, जैसे कि एक पर्सन है और एक पर्सन के सामने दूसरा पर्सन है। दोनों पर्सन जब आपस में बात करते हैं तो हमें एक दूसरे की कमियों को पकड़ते हैं कि ये शब्द इसने गलत बोला है, ये सही है। तो वहाँ पर हम अपने विचारों का जो आदान प्रदान करते हैं वो हमारी अभिव्यक्ति कहलाती है। तो अभिव्यक्ति के द्वारा भाषा का विकास किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है। हम दूसरों के सामने अपने जो विचार होते हैं उन्हें प्रकट करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी भाषा का भी विकास होता है। भाषा प्रयोग द्वारा भाषा का विकास किया जाता है। हम अपनी भाषा का प्रयोग किए रहेंगे, कहीं पर जा रहे हैं, कोई आपकी सेमिनार है या किसी कॉलेज में है, तो वहाँ पर जब हम अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं तो हमारी भाषा का विकास होता है। अवसर द्वारा भाषा का विकास किया जाता है। अगर बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, जहाँ भी आपको ये अवसर जैसी बात आए, भाषा प्रयोग जैसी बात आए, अभिव्यक्ति जैसी बातें आएँ, तो ये संस्कृत में जब भी आपको क्वेश्चनों के आंसरों में देखने को मिले तो आप बिल्कुल टिक मारना, सही आंसर जाएगा। ध्यान ये रखना है कि आंसर पूछा क्या है, क्या नहीं वाला पूछा है या आपसे सही वाला पूछा है, ये अभी आपको बात याद रखनी है। तो अगर बच्चे को अवसर दिया जाता है, जैसे स्कूल में कोई भी फंक्शन होता है वहाँ पर बच्चे को अवसर दिया जा रहा है, तो वहाँ पर बच्चा प्रैक्टिस करता है और प्रैक्टिस के माध्यम से बच्चे के अंदर भाषा का विकास होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिगम अक्षमता, देखो CDP में भी आता है, हिंदी में भी आता है, इधर आपके संस्कृत में। अक्षमता मतलब होता है विकार, है ना। तो डिसलेक्सिया
ये पढ़ने से संबंधित होता है। कैसे याद करेंगे? लेक्शिया, जहाँ भी लेक्शिया आ जाए तो ये पढ़ने से संबंधित होता है। अलेक्शिया ये पढ़ने से संबंधित विकार है। डिस्ग्राफिया, ग्राफ का हम यूज किस में करते हैं? लिखने में, ठीक है। ऐसे ट्रिक बना लीजिए, ग्राफ मतलब लिखना, तो जहाँ पर ग्राफ का यूज किया जाए वहाँ पर लिखना होता है। तो डिस्ग्राफिया के अंदर जब भी प्रॉब्लम आती है बच्चे को, वो लिखने संबंधित आती है। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया मतलब होता है कैलकुलेटर। कैलकुलेटर का यूज हम किस में करते हैं? मैथ में, यानी कि गणित में यूज करते हैं। तो डिसकैलकुलिया का विकार जब होगा बच्चे के अंदर तो वो गणित संबंधित विकार होता है। अप्रेक्शिया, अप्रेक्शिया होता है गतिक कौशल। क्या होता है? गतिक कौशल। और अफेजिया ये आपका मौखिक विकार यानी भाषा संबंधी विकार होता है। इसमें से मित्रों आपके 2 क्वेश्चन अवश्य आ जाते हैं, चाहे आप हिंदी के में बात कर लो, चाहे सीडीपी में बात कर लेना, चाहे आप संस्कृत में, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपने नोटबुक में अवश्य लिख लेना। डिसलेक्शिया, लेक्श आ जाए वो पढ़ने संबंधित, अलेक्शिया भी आ जाए वो पढ़ने संबंधित, ग्राफ आ जाए लिखने संबंधित, कैलकुलिया आ जाए गणित से संबंधित, अप्रेक्शिया गतिक कौशल, और अफेजिया जहाँ भी आ जाता है वो आपका मौखिक विकार यानी भाषा संबंधित विकार होता है। नेक्स्ट है कथा कथन। कथा कथन मतलब कहानी और कथन जैसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे, बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये आप संस्कृत में कैसे हल करेंगे कि भाषा के समग्र रूपम की प्रस्तुति बालकों को मिलती है, यानी कि जब हम भाषा का प्रयोग करते हैं तो बच्चे के अंदर हाव भाव भी देखे जाते हैं। तो समग्र रूप जहाँ पर प्रस्तुत किया जाए वहाँ पर बालकों का कथा कथन होता है। संस्कृति को जानने का अवसर मिलता है कथा कथन के माध्यम से। कविता प्रयोजनस्य आनंदानुभूति, जहाँ भी आपको कविता प्रयोजन जैसी बात आ जाए, आनंद की अनुभूति दिखाई दे, वो आपका पॉजिटिव आंसर है। और आंसर में अगर ये चीज़ें दिखाई दे रही है क्वेश्चन के अंदर तो आप लोग इनको बिल्कुल लगा देना, आंसर सही जाएगा। और एक बार इन क्लास को देखने के बाद में आप लोग प्रैक्टिस सेट हल करना PYQs, तो फिर देखना कि आपका स्कोर कितना बन रहा है संस्कृत में। भाषा प्राथमिक रूपम संकेत भाषाया अस्ति, यानी कि जब बच्चा छोटी क्लास में होता है प्राथमिक रूप में तो वहाँ पर बच्चे को संकेत के माध्यम से भाषा को सिखाया जाता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि भाषा जो है प्राथमिक रूप में किस तरीके के प्रयोग की जाती है तो वो संकेत के अनुसार प्रयोग की जाती है। अभिव्यय कक्षाया, अभिव्यय कक्षाया क्या होती है कि कोई अभिव्यापक कक्षा को ही समावेशी कक्षा कहा जाता है। समावेशी कक्षा का मतलब होता है बच्चा किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सभी तरीके के बच्चे इसके अंदर जो पढ़ते हैं वो आपका अभिव्यापक कक्षा कहलाती है। एक ही कक्षे में सभी बच्चे पढ़ें, ठीक है। चाहे वो बच्चा यानी कि बधिर हो, चाहे मतलब किसी भी कैटेगरी में बच्चा आ जाए, वो समावेशी कक्षा कहलाती है। सभी को समान तरीके से शिक्षा दी जाए वो आपकी अभिव्यय कक्षाया कहलाती है। श्रवण कौशलम, श्रवण कौशल के अंतर्गत क्या होता है? श्रवण कौशल, श्रवण से आप समझ रहे होंगे सुनना, ठीक है। और सुनते हैं तो हम क्या करेंगे? अर्थ ग्रहण करेंगे। भाई किसी चीज़ को जब हम सुन रहे हैं तो सीधा सा बात है कि उसका अर्थ क्या है, और अगर हमें उसका अर्थ पता पड़ जाता है तो वो हमारा सुनना जो है पॉजिटिव कहलाता है। तो सुनने के अंदर हमारे अर्थ ग्रहण आएगा। भावनाम और अवबोध करणम, भावनाओं को समझेंगे, ज्ञान की प्राप्ति होगी। बोधपूर्वक श्रवणम, ज्ञान पूर्वक उसे सुनेंगे। संप्रेषण के माध्यम से, संप्रेषण मतलब होता है आदान प्रदान करना। और आदर्श भाषणम, अच्छा हम बोलेंगे। और शिक्षक महत्वपूर्ण भवति न, यानी कि इसमें शिक्षक का जो है महत्वपूर्ण भाव नहीं होता है इसमें आपके श्रवण कौशल में, क्योंकि बच्चा ही इसमें समझ सकता है सारी चीज़ों को, ठीक है। नेक्स्ट है विकासार्थ साधनानि, विकास के साधन कौन कौन से हैं? बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो बच्चे का डेवलपमेंट देखिए परिवार सबसे पहले होता है, परिवार के माध्यम से। परिवार का जो माहौल है वो क्या है, वो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। तो विकास का जो सबसे पहला साधन है परिवार के सदस्य, परिवार के सदस्यों में किस तरीके के परिवार के लोग हैं, क्या माहौल है, सबसे पहला जो विकास का प्रभाव बच्चे पर पड़ेगा वो परिवार का पड़ता है। अध्यापक आदर्श वाचनम, दूसरे नंबर पर जो अध्यापक का बोलने का क्या तरीका है वो बच्चे के विकास पर प्रभाव डालता है। ध्वनि विस्तारक यंत्र, यानी कि स्कूल में या बच्चा कहीं भी पढ़ रहा है तो वहाँ पर
ध्वनि का किस तरीके का माहौल है, अगर तेज माहौल है तो कहीं ना कहीं बच्चे का डिस्टर्ब होगा। तो ये चीज़ें जो है बच्चे के विकास के लिए साधन के महत्वपूर्ण साधन हैं। भाषा का विकास कैसे होता है, विकासस्य के विकास क्या है, ठीक है। सबसे पहले जानेंगे विकास है क्या। बालानां शारीरिकं मानसिकं च क्रमे परिपक्वता आगमनम एवं विकास कथयति। बालक का शारीरिक मानसिक जो क्रम होता है, जो परिपक्वता प्रदान करता है, वो विकास कहलाता है। ये नहीं कि बच्चा जो है शारीरिक रूप से फिट है और कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से अगर कमज़ोर है तो बच्चे का विकास सही से नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर बच्चे के विकास के लिए शारीरिक और मानसिक विकास दोनों का ही संबंध होना बहुत ज़रूरी है, तभी बच्चे का विकास अच्छा होता है। शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ में चलता है ये शारीरिक और ये मानसिक विकास, ये ऐसा नहीं है कि अलग अलग चले, ये दोनों ही साथ साथ चलते हैं। भावानाम एवं विचाराणाम अव्यक्तस्य साधनम एवं भाषा अस्ति। भाव और विचार एक दूसरे के सामने हम जो व्यक्त करते हैं वो साधन ही हमारा भाषा कहलाता है, भाषा का जो है विकास कहलाता है, ठीक है। भाव और विचार जब अभिव्यक्त करते हैं वो साधन क्या कहलाता है, भाषा कहलाता है। अर्थात इसे अर्जित किया जा सकता है, ठीक है। जब हम एक दूसरे के सामने बोलेंगे तो कुछ ना कुछ उससे हम सीखते हैं और उसे हम अर्जित करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, भाषा का विकास कहलाता है। संस्कृत भाषा विकासस्य कौशल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि संस्कृत भाषा के विकास में कौशल कितने हैं। तो भैया कौशल 4 होते हैं और इसकी मैं ट्रिक भी बताई थी, जो नेक्स्ट वीडियो थी उसमें आप लोग अवश्य देखना, ठीक है। तो सुबोबली मतलब स से सुनना, ब से बोलना और आपका सुबोबली ये पढ़ना और लिखना, ठीक है। सुबोपली प से पढ़ना लिखना। तो संस्कृत में आएगा श्रवणम सुनना, भाषणम बोलना, पठनम पढ़ना, लेखनम लिखना। अब अभिव्यक्ति वाले कौन से होते हैं, तो अभिव्यक्ति मतलब होता है भाषणम और लेखनम। अभिव्यक्ति एक अध्यापक होता है, जैसे कि आप लोग अब वीडियो वॉच कर रहे हो तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, साथ के साथ में लिखा जा रहा है। तो ये अभिव्यक्ति करना होता है, प्रकट करना, बोलना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अध्यापक ज़्यादा कार्य करता है। तो ये भाषणम माने बोलना, लेखनम माने लिखना, अर्जनम के साथ साथ में ग्रहणम भी आ जाता है और अवबोधनम भी आ जाता है। इसके नाम अलग अलग हैं बट काम इनका एक ही है, चाहे अर्जनम आ जाए, चाहे ग्रहणम आ जाए या अवबोधनम आ जाए। तो यहाँ पर बच्चा मेन होता है, ठीक है। तो बच्चा क्या करता है, बच्चा सीखता है और बच्चा जब सीखेगा तो क्या करेगा, सुनेगा और सुनेगा तो साथ साथ में पढ़ेगा भी, है ना। तो श्रवणम और पठनम जी आते हैं आपके अर्जन के अंतर्गत, ठीक है। तो मित्रों देखिए, जब भी आप प्रश्न को सीटेट के को हल कर रहे हैं तो अपने आप को आपको क्या मानना है कि मैं एक अध्यापक हूँ, ठीक है, और ये बच्चा मेरा है। आपको बच्चा अपना मान रहा है और बच्चा कभी भी आपको गलत नहीं ठहराना है, ठीक है। अगर आपने बच्चे को गलत ठहराया तो आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। बच्चे को आपको उच्च कोटि पे रखना है, बच्चा कभी गलत नहीं हो सकता। अध्यापक गलत हो सकता है, पूरी संस्था गलत हो सकती है, कॉलेज गलत हो सकता है, परंतु बच्चा सीटेट में गलत नहीं होगा। इसलिए बच्चे को ध्यान में रखते हुए आपको प्रश्न का आंसर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी आज की क्लास। इससे पहले की जो क्लास आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से अवश्य वॉच करना। किस ज़िले से वीडियो को वॉच कर रहे हो ये कमेंट में अवश्य बताना। और फ्रेंड्स आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी बताना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और फ्रेंड्स आपको पता है आपकी परीक्षा 7 जुलाई की है और 7 जुलाई तक आपको संस्कृत का इतना मटेरियल प्राप्त हो जाएगा कि आप लोग आराम से 25 से 28 नंबर लेके आ सकते हैं, अगर आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, प्रश्नों की प्रकृति को समझते हैं, साथ के साथ में PYQs हल करते हैं, तो आपको परीक्षा पास करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड्स देखिए, आपकी बार इतनी अच्छे से मेहनत कीजिए कि आपका सीटेट क्लियर हो जाए। और आगे आपको पता है कि चेंजिंग भी हो सकता है और नहीं भी हो, तो बार बार सीटेट की परीक्षा देने से कहीं ना कहीं दिमाग भी डिस्टर्ब होता है। इसलिए एक बार ऐसी मेहनत कर लीजिए जिससे आपकी परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए, ठीक है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आप अपना ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।